हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सक्सेस पॉइंट में। और आज आपके लिए मैं एक ऐसी क्लास के बारे में बात करता हूं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम बात करेंगे विजन आईएएस की। जो पीटी 365 जो हर साल करंट अफेयर्स पर आधारित जो नोट्स तैयार किए जाते हैं उन्हें मेरे द्वारा रिवाइज करवाया जाएगा बहुत शॉर्ट टाइम में, और इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरे द्वारा शुरुआत की गई है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जो क्लासरूम स्टडी मटेरियल है विजन आईएएस का, जो मई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक का आपका सारा करंट अफेयर्स इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसमें हम बात करेंगे कुछ भारत और उसके पड़ोसी देशों पर। तो भारत और उसके पड़ोसी देशों में हम बात करेंगे भारत चीन, भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, वह उसके बाद हम इसी प्रकार भारत श्रीलंका, भारत मालदीव, भारत म्यांमार, सार्क व इनके साथ साथ बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता, इन सभी के साथ साथ हम भारत के साथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ किस प्रकार के संबंध है, भारत और मध्य एशिया के साथ भारत के किस प्रकार संबंध है, भारत और पश्चिमी एशिया के देश के साथ क्या संबंध है, भारत और अफ्रीका के साथ क्या संबंध है, भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोप तथा साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसमें हम बात करेंगे G7, ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन और राष्ट्रमंडल, आर्कटिक काउंसिल, कैरेबियन समुदाय, तमाम प्रकार के जो भी संगठन इस साल चर्चा में रहे हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर, जिसमें ब्रिक्स के बारे में, गुट निरपेक्ष सम्मेलन के बारे में और वित्तीय कार्रवाइयों के बारे में, तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में रोहिंग्या मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कुछ बात करेंगे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा साथ साथ सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर भी बात की जाएगी कि कौन कौन से ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा चलाए गए हैं। इसके बाद हम विविध पर बात करेंगे। विविध में हम देखेंगे सुरक्षा परिषद की जो समिति है 1267 समिति, इनके बारे में बात करेंगे। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 के बारे में बात करेंगे। जो भी इस बार सरखियों में रहे सैन्य अभ्यास हैं उन पर हम बात करेंगे। तो बच्चे जो एक बार इसे पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, वे एक बार सक्सेस पॉइंट लेक्चर चैनल पर जाकर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सभी बच्चों के पास यह सुविधा पहुंच सके। मेरे द्वारा जो भी कंटेंट आपको कराया जा रहा है वह केवल आपको देखें कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और साथ साथ इसमें आप बहुत कम समय में, बहुत शॉर्ट टाइम में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक एक करके पहले चैप्टर पर, जिसमें भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्रों के बारे में बात करते हैं। और भारत के पड़ोसी राष्ट्र के बारे में हम बात करते हैं स्टार्टिंग में भारत और चीन के साथ। तो भारत के चीन के साथ किस प्रकार के संबंध हैं, इन पर बात करते हैं। तो पहली बात की जाती है भारत चीन की जो रणनीतिक आर्थिक संवाद हुआ है उस पर बात की जाती है। तो सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि अभी भारत और चीन के बीच रणनीतिक आर्थिक संवाद की मेजबानी की है भारत ने अभी हाल ही में। और भारत चीन आर्थिक रणनीति संवाद, इसके बारे में देख लेते हैं। यह भारत और चीन के नीति निर्माण या निर्माण कार्यों से संबंधित है। और इसमें हम बात करें कि यह जो वार्ता शुरुआत हुई थी यह सर्वप्रथम 2010 में हुई थी, और इसके बाद यह लगातार होती आ रही है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार के अन्य भारत चीन आर्थिक वाणिज्य मंच, तो इनमें हम देख सकते हैं संयुक्त आर्थिक समूह दोनों देशों के वाणिज्यिक मंत्रियों के नेतृत्व में अधीन होता है, तथा डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर डायलॉग व फाइनेंसिंग डेवलपमेंट भारत के आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव व भारत के वित्त सचिव या उप मंत्रियों के बीच अधिष्ठित है। अब हम बात करते हैं भारत के साथ आर्थिक संबंध। यह है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यह जो आपको ब्रैकेट में दिया गया है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, ये वाला टॉपिक इम्पोर्टेंट है कि भारत और चीन के द्वारा 1984 में व्यापार समझौता किया गया था। पहली बात तो आपको यह याद रखनी है, जिसके तहत दोनों देशों ने एक दूसरे को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पहले भी चर्चा में रहा है, क्योंकि मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत ने पाकिस्तान से छीन लिया है। तो भारत और चीन के बीच जो व्यापार समझौता हुआ था वह 1984 में हुआ था, और भारत और चीन के बीच मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया गया है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यह आपके इम्पोर्टेंट है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। प्रथम स्थान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के है, जबकि भारत चीन के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदार देशों में शामिल है। यानी भारत जो चीन के शीर्ष 10 व्यापारिक भागीदार हैं उनमें शामिल है। चीन के साथ भारत का जो व्यापारिक घाटा है, यह आपके लिए इम्पोर्टेंट है पीटी के लिए। चीन के साथ जो भारत का व्यापारिक घाटा है वह 51.11 बिलियन डॉलर का है। भारत चीन से विद्युत मशीनरी, विद्युत उपकरण, उर्वरक इत्यादि का आयात करता है। भारत निर्यात में मुख्य रूप से लौह अयस्क व कपास जैसे संसाधनों की आधारित वस्तुएं शामिल हैं। अब हम बात करते हैं इनके बीच अगले जो इस साल चर्चा में रहने वाला संगठन है वह है द्वितीय भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन। यह सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा कि तमिलनाडु के मामल्लपुरम, यह इंपॉर्टेंट कर लेना आप, कि तमिलनाडु के मामल्लपुरम में चीन
और भारत के बीच द्विऔपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अब इसी मामल्लपुरम शिखर सम्मेलन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या बात हुई है। तो यह एक उच्च स्तरीय आर्थिक व्यापार वार्ता स्थापित करने की इस पर सहमति बनी है कि उच्च स्तरीय आर्थिक व्यापार तंत्र स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2020 को इंडिया चाइना कल्चर पीपल एक्सचेंज के द्वारा नामांकित किया जाएगा। तमिलनाडु और फुजियान प्रांत के मध्य सिस्टर स्टेट सिटी रिलेशनशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। आपको यही पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछे कि सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप किन दो सिटियों के बीच में है, तो यह वनडे एग्जाम साथ साथ जो भी आपकी यूपीएससी फैक्ट के लिए ये चीज़ें आपको मैं इंपॉर्टेंट करवाते जा रहा हूँ कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम बात करते हैं कि चेन्नई कनेक्ट दो नेताओं ने आपसी मतभेदों को इस प्रकार से प्रतिबंधित करने हेतु प्रतिबद्ध व्यक्त की है कि किसी भी मुद्दे पर मतभेद को वैध नहीं बनने देंगे। यानी अगर आपसे पूछे कि चेन्नई कनेक्ट क्या है, तो चेन्नई कनेक्ट यह है कि यह किसी भी मुद्दे पर मतभेदों को विवादित नहीं बनने देंगे। प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन अप्रैल 2018 में वुहान में हुआ था। यानी सर जो प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन वह 2018 में वुहान में आयोजित हुआ था और वुहान इस बार चर्चा में है। उसकी मैपिंग आप एक बार देख सकते हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिस्टर सिटी संबंध। ये आपको याद होना चाहिए कि सिस्टर सिटी संबंध क्या है। तो सिस्टर सिटी संबंध वस्तुतः सांस्कृतिक व वाणिज्यिक संबंधों को प्रोत्साहित करने हेतु भौगोलिक व राजनीतिक रूप से विभिन्न क्षेत्रों, कस्बों, शहरों व काउंटी राज्यों आदि के मध्य विधिक और सामाजिक समझौते का एक रूप है। अब आपको पता होना कि चाहिए कि सिस्टर सिटी संबंध के महत्वपूर्ण उदाहरण किस प्रकार के होंगे। तो भारत का औरंगाबाद और चीन का दुंगहुआंग, हैदराबाद और चीन का किंगदाओ, चेन्नई और चीन का आपको पता होगा कोंगोकिंग, अहमदाबाद जापान का कोबे और इसी प्रकार दिल्ली का तुलना होगी शिकागो। तो इस प्रकार यह जो सिस्टम चलाया गया है सिस्टर सिटी संबंध के रूप में बनाया गया है। ये सिटी आपको याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं भारत चीन के साथ कुछ विवाद भी हैं। तो विवाद पर हम बात करते हैं अरुणाचल सीमा विवाद। तो सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 34वें स्थापना दिवस के आयोजन में सम्मिलित होने के लिए भारत के गृह मंत्री की यात्रा पर आपत्ति व्यक्त की है। इस दौरान गृह मंत्री ने उद्योग व सड़क के संबंध में विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। क्या है अरुणाचल प्रदेश सीमा विवाद के बारे में देख लेते हैं। भारत पूर्वी क्षेत्र में चीन के साथ 1140 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। यह सीमा भूटान की पूर्वी सीमा से प्रारंभ होकर तिब्बत, अक्साई चीन, भारत, म्यांमार होते हुए यह जो इसे दिखाई गई है यह बाउंड्री से इसे मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है। और मैकमोहन रेखा का गठन 1914 में मैकमोहन रेखा जो बनाई गई थी वह 1914 में बनाई गई थी। हालांकि चीन मैकमोहन रेखा को अवैध मानता है क्योंकि वह मानता है कि यह अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी और इसे अस्वीकार करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत स्थापित क्षेत्र का ही भाग मानता है। यानी चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का ही भाग मानता है और उसे अपने अधिकार में लेता है। चीन का मानना है कि वर्ष 1914 में शिमला में जो आयोजित सम्मेलन था जिसे शिमला समझौता कहा जाता है पर हस्ताक्षर करने वाले तिब्बती प्रतिनिधित्व इस कार्य हेतु अधिकृत नहीं थे। उल्लेखनीय है कि इस समझौते द्वारा मैकमोहन को मानचित्र पर निरूपित किया गया था। यानी कि आपको पता होगा कि इसे जो मैकमोहन रेखा है इसे चीन अवैध मानता है क्योंकि यह तिब्बत के द्वारा की गई थी और तिब्बत अब वर्तमान में चीन के अधिकृत में है। तो अगर हम देखें तो चीन के साथ बहुत से डिस्प्यूट हैं। अगर पता होगा भारत चीन युद्ध 1962 में हुआ था और भारत चीन युद्ध के बाद चीन ने भारत के अक्साई चीन व जो उस समय अरुणाचल प्रदेश जिसे हम नेफा बोलते हैं पर अधिकृत कब्जा कर लिया था। तो तवांग घाटी ये आपको पता होगा और साथ साथ अभी आपको पता होगा कि चीन के साथ हमारा एक बड़ा विवाद चल रहा है जिसे आपको पता होना चाहिए इस घाटी के बारे में। और इसके जो अक्साई चीन है अक्साई चीन के बारे में आपको पूरी मैपिंग के बारे में पता होना चाहिए कि यह लद्दाख में कहाँ स्थित है और अक्साई चीन का क्या विवाद है। इस पर मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी कि अक्साई चीन के बारे में। अब हम बात करते हैं दूसरा संबंध तो भारत और बांग्लादेश के बारे में कि भारत और बांग्लादेश के बारे में इस बार क्या चर्चा में रहा। तो हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा भारत के आधिकारिक यात्रा की गई। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा भारत की आधिकारिक यात्रा की गई। इस दौरान 7 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इस यात्रा का प्रमुख प्रमाण देखते हैं क्या निकला। तो इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित प्रमुख समझौतों के अंतरिक्त रूप प्रदान किया गया। अब क्या क्या था? पहला, तटीय निगरानी प्रणाली यानी कि जो तटीय निगरानी प्रणाली है उससे संबंधित समझौता किया गया। त्रिपुरा के सबरूम कस्बे हेतु पेयजल आपूर्ति योजना के लिए फेनी नदी से जल आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन तैयार किया गया। यह आपके लिए पीटी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
त्रिपुरा के सबरूम कस्बा, अगर आपसे पूछेगा कि सबरूम कस्बा हाल में चर्चा रहा कौन से स्टेट का है, तो त्रिपुरा की। और साथ साथ आपके लिए फेनी नदी भी इस बार चर्चा में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसीलिए मैं आपको यह टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ कि आपके लिए आपकी इस टॉपिक को आप पूरी तरीके से समझ सकें। अगला समझौता हैदराबाद विश्वविद्यालय और ढाका विश्वविद्यालय के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया। युवाओं से संबंधित मामलों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन किया गया। भारत से और भारत के लिए माल की आवाजाही हेतु चट्टोपाध्याय ग्राम व मोगला बंदरगाह उपयोग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यह आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह चट्टोग्राम व मोगला बंदरगाहों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी होना चाहिए। साथ साथ महात्मा गांधी की जयंती 2019 व बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान 2020 की जन्म शताब्दी, बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम की 50वीं वर्षगांठ 2021 के आयोजन हेतु संयुक्त घोषणा पत्र। यानी 2019 में महात्मा गांधी जी की जयंती और 2020 में शेख मुजीबुर रहमान 2020 में उनकी जयंती, और साथ साथ बांग्लादेश की स्वतंत्रता संग्राम के 50 वर्ष जो 2021 में पूरे होंगे के लिए संयुक्त घोषणा पत्र तैयार किया गया है। ऐसे कुछ संबंध भारत के बांग्लादेश के साथ इस साल रहे हैं। अब हम बात करते हैं भारत नेपाल के बीच किस प्रकार का सहयोग रहा है। तो हम देख लेते हैं कि इस बार चर्चा में क्यों रहा है भारत और बांग्लादेश। तो भारत और नेपाल के बारे में बात करते हैं। तो सुर्खियों के कारण हाल ही में नेपाल ने सशस्त्र पुलिस बल यानी APF ने भारत को अपनी सीमा के तीसरे देश से संदिग्ध गतिविधियों को नियंत्रित करने से सहयोग करने के लिए आश्वासन प्रदान किया है। अन्य संबंधित तथ्य इनके बारे में बात कर लेते हैं। यह निर्णय भारतीय सेना की सुरक्षा वाले सशस्त्र सीमा बल SSB और नेपाली समक्ष सशस्त्र पुलिस बल APF के मध्य पोखरा नेपाल में आयोजित चौथी भारत नेपाल समन्वय बैठक में आयोजित किया गया है। यह प्रथम बार है जब चर्चा में संयुक्त अभिलेख के अंतर्गत तीसरे देश की क्रियाशील तत्वों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। इस सहयोग के द्वारा न केवल पाकिस्तान व अन्य देश के आतंकवादियों अपितु तस्करी वाले प्रमुख समूह और जाली नोटों व माफियाओं की गतिविधियों पर बेहतर तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही भारत और नेपाल के मध्य 1751 किलोमीटर की लंबी खुली यानी ओपन बॉर्डर की निगरानी की जा सकेगी। अब हम बात कर लें थोड़ी सी SSB के बारे में। SSB के बारे में यहाँ से हमें कुछ जानकारी मिल रही है। SSB गृह मंत्रालय के तत्वाधान में गठित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF का ही भाग है। यह अन्य केंद्रीय सुरक्षा बल, असम राइफल, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस व राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड है। इसकी स्थापना 1963 में चीन के आक्रमण के पश्चात की गई थी। जब चीन ने 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके जस्ट बाद 1963 में इसकी स्थापना की गई थी। वर्तमान में यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में 2450 किलोमीटर की लंबी भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर तैनात है। SSB को इन क्षेत्रों के लिए प्रमुख असूचना एजेंसी के रूप में नामांकित किया गया है। साथ साथ यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। इसके बारे में इतनी जानकारी आपको सफिशिएंट होनी चाहिए। अब कुछ बात कर लेते हैं कि इस बार भारत नेपाल के बीच क्या क्या समझौते हुए हैं। तो इसमें हम बात करते हैं मोतीहारी अमरेलखलगंज तेल पाइपलाइन। यह सुर्खियों में क्यों रही है? भारत और नेपाल द्वारा मोतीहारी से लेकर अमलेखलगंज तेल पाइपलाइन परीक्षण हस्तांतरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया गया है। इस तेल पाइपलाइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह बिहार के मोतीहारी से नेपाल के अमलेखगंज तक 69 किलोमीटर लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है। यह भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन है। देखो यहाँ आपको याद रखना है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय प्रथम की बात की जाएगी तो UPSC वहाँ ध्यान देगी। यह भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम पाइपलाइन है। प्रथम दक्षिण एशियाई तेल पाइपलाइन गलियारा और नेपाल के प्रथम तेल पाइपलाइन है। यह नेपाल में पेट्रोलियम उत्पादों की सुगमता, लागतता और पर्यावरण अनुकूल आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। ज्ञात है कि मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन परियोजना सर्वप्रथम 1969 में प्रस्तावित की गई थी। दोनों सरकारों द्वारा इस योजना के क्रियान्वयन हेतु 2015 में इस पर समझौता किया गया था और हस्ताक्षर किए गए थे। और समझौता देख लेते हैं क्या हुआ। भारत नेपाल द्वारा नई एकीकृत जांच चौकी का उद्घाटन। हाल ही में भारत नेपाल ने संयुक्त रूप से जोगबनी, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जोगबनी और विराटनगर नेपाल
में द्वितीय एकीकरण जांच चौकी का उद्घाटन किया गया है। इससे पूर्व प्रथम एकीकृत जांच चौकी का उद्घाटन शुभारंभ बिहार के रक्सौल में किया गया था। यानी कि इस बार जोगबनी बिहार और विराटनगर नेपाल में द्वितीय एकीकृत जांच चौकी का उद्घाटन किया गया है, परंतु इससे पहले भी एक जांच चौकी बनाई जा चुकी है जो बिहार के रक्सौल में बनाई गई थी। एकीकृत जांच चौकियों के विषय में अब जान लेते हैं कि ये क्या होती हैं। तो ICPS की परिकल्पना एक एकीकृत क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्तियों, वाहनों तथा वस्तुओं के सुगम सीमापार आवागमन के लिए आवश्यक सभी सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसके अंतर्गत तीन प्रमुख सीमा संबंधी गतिविधियों को एकीकृत किया जाएगा। सीमा शुल्क, आप्रवासन व सीमा सुरक्षा, ये सभी इस पर ध्यान दिए जाएंगे। वर्तमान में परिचालन ICPS के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कहाँ कहाँ है चौकी है, तो आपको पता होगा पंजाब में अटारी बॉर्डर आप सभी ने सुना होगा, पाकिस्तान सीमा पर है। बांग्लादेश में पेट्रोपोल, बांग्लादेश सीमा। त्रिपुरा में खोरा, बांग्लादेश सीमा। बिहार में रक्सौल, नेपाल सीमा। बिहार में जोगबनी, नेपाल सीमा व मणिपुर में मोरहे, म्यांमार सीमा। इसके अतिरिक्त सैद्धांतिक रूप से 10 अन्य स्थानों पर भी ICPS को स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। यह आपको इम्पोर्टेंट होने चाहिए कि ये कौन कौन से ऐसे बॉर्डर हैं जहाँ से आपको देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ आपकी सीमा शुल्क और प्रवास व सीमा सुरक्षा की बात की जाती है। अब हम बात करते हैं भारत और चीन द्वारा रोड कनेक्टिविटी समझौते पर हस्ताक्षर, यानी नेपाल और चीन द्वारा रोड कनेक्टिविटी समझौते पर हस्ताक्षर सुर्खियों में क्यों रहा है? क्योंकि हाल ही में चीन और नेपाल ने काठमांडू व तिब्बत के मध्य सभी मौसमों के संचालन के लिए योग्य सड़क कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु एक समझौता किया है। यानी यह भारत के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि नेपाल अब चीन के साथ काठमांडू से तिब्बत के बीच एक सभी मौसमों में रोड कनेक्टिविटी तैयार कर रहा है। इसे वर्ष 2018 में घोषित ट्रांस हिमालय मल्टीमोडनेशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क के तहत विकसित किया जाएगा। नेपाल और चीन के मध्य यह आर्थिक गलियारा होगा और यह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक भाग होगा। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक भाग होगा। तो ये कुछ चर्चा में रहे 3 देश जो भारत के साथ इस साल समझौते में रहे हैं। इनके बारे में मैंने जहाँ आपको अंडरलाइन किया है, प्लीज़ एक बार उन FT फैक्ट्स को जरूर देख लें। कल हम बात करेंगे भारत और श्रीलंका के बाद भारत के साथ क्या समझौते रहे हैं। तो हाल ही में आपको पता होगा कि श्रीलंका के जो महिंद्रा राजपक्षे हैं उनकी भारत यात्रा, और उसके बाद बात करते हैं कि इस यात्रा के दौरान उनके क्या परिणाम निकले थे। तो बहुत जल्दी ही हम इसे पूरी बुक को कंप्लीट कर देंगे। बहुत छोटी सी यह बुक है जिसमें आपका इंटरनेशनल रिलेशन के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो PCS और UPSC के एग्जाम देना चाहते हैं उन्हीं सही बच्चों के लिए। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि इसे आगे हम जारी रखेंगे। थैंक यू क्लास, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।